दोस्तों, एक बूढ़ा व्यक्ति 60 साल के आसपास उसकी उम्र होती है। रिटायरमेंट्री हो जाती है। रिटायरमेंट्री के बाद उसको अकेलापन हमेशा खाने को दौड़ रहा था। घर में कोई नहीं था, अकेला था। अब अकेले दिन बिताना बड़ा दोस्तों मुश्किल हो रहा था। नौकरी के दौरान बहुत सारे लोग मिलते, आराम से सारा दिन गुजर जाता। रिटायरमेंट्री के बाद पत्नी थी नहीं, बेटा मुंबई में शिफ्ट हो चुका था। अब बूढ़े व्यक्ति जो थे, उनका एक एक पल कटना बड़ा मुश्किल था। इसी बीच उनकी एक दोस्ती 20 साल की लड़की से हो जाती है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर उस लड़की से जब उनकी दोस्ती हो जाती है, दोस्ती दोस्तों इस कदर चरम सीमा पर बढ़ जाती है कि दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ही बेधड़क प्यार करना शुरू कर देते हैं। उस बुढ़े की उम्र 60 साल और उस लड़की की उम्र मात्र 20 साल। जमीन आसमान का दोनों में अंतर, लेकिन मोहब्बत इस कदर कि दोनों एक दूसरे के लिए जान देने को भी तैयार थे और जान लेने को भी तैयार थे। एक दिन की बात है, उस बुढ़े व्यक्ति उस लड़की को अपने पास बुलाते हैं तो लड़की कहती है दिल्ली में आकर मिलो। दिल्ली एयरपोर्ट पर लड़की आती है, वो व्यक्ति उसको रिसीव करता है और उसको रिसीव करने के बाद पास में ही एक होटल में जाकर ठहरते हैं। होटल में ठहरने के बाद उस बूढ़ा व्यक्ति लड़की से कहता है, देखो आज मैं अपने दिल की तुमसे बात कहना चाहता हूँ, यदि बुरा ना लगे। तो कहती है बताओ। कहता है हमारी तुम्हारी उम्र में काफी फैसला है, लेकिन मैं आपसे बिना बेझक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको चाहे तो उसको इनकार कर देना या उसको स्वीकार कर लेना, ये तुम पर निर्भर है। कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, एक पल भी जीना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। इतनी बात सुनते हुए लड़की उनसे गले लग जाती है। कहती जो हाल तुम्हारा वो हाल हमारा। फिर दोनों एक दूसरे में दोस्तों उसी रूम में खो जाते हैं और पहली बार संबंध बनाना शुरू करते हैं। 20 साल की लड़की के साथ उस बूढ़े व्यक्ति ने पहली बार जब संबंध बनाना शुरू किया तो कमरे में चीखें पुकारे शुरू हो जाती हैं। कहती रुको रुको, मैं झेल नहीं पा रही हूँ। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति उस बुढ़ापे में 15 साल छोटी हुई बीबी का पूरा जोश दिखाते हुए बड़ी तेजी के साथ संबंध बनाना शुरू करता है। लड़की छटपटाती रहती लेकिन वो काम बंद नहीं करता है। इस प्रकार से उसके साथ उस रात में 3-4 बार करता है और पूरी तरह से संतुष्ट होकर रात गुजर जाती है। 2-3 दिन होटल में रुकने के बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। इसके बाद उस बुढ़े के साथ क्या होता है, इस कहानी को पूरा सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं पंकज शुक्ला आपको ये सच्ची घटना जो सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, सोचने पे मजबूर कर देगी कि एक लड़की एक व्यक्ति के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। दोस्तों, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट और लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक छोटा सा शहर है। उस शहर में एक व्यक्ति दिनेश प्रताप सिंह का नाम था। उस व्यक्ति की ज्वाइनिंग कानपुर में थी, एक उच्च अधिकारी के पोस्ट पर। वहां पर रिटायरमेंट्री का बस कुछ ही दिन बचा हुआ था। उस व्यक्ति दिनेश प्रताप के घर पर केवल 2 ही लोग थे, दिनेश प्रताप सिंह और उसका बेटा राहुल प्रताप सिंह। राहुल प्रताप की दोस्तों शादी हो जाती है और दिल्ली अपनी पत्नी के साथ शिफ्ट हो जाता है। राहुल प्रताप की शादी हो जाती है और अपनी पत्नी के साथ मुंबई में दोस्तों शिफ्ट हो जाता है। इधर दिनेश प्रताप सिंह की रिटायरी का दोस्तों दिन आ जाता है। 60 साल उम्र पूरी हो जाती है और उनको रिटायरमेंट्री मिल जाती है। धूमधाम से रिटायरमेंट्री होती है। अच्छा खासा बजट उनके अकाउंट में भेज दिया जाता है और वो कहते हैं अपने बेटे से कि बेटा मैं अपना जीवन में जाकर गांव में बिताऊंगा। बेटा बहुत रिक्वेस्ट करता है, पापा मेरे साथ मुंबई चलो, वह रहना, और अब आपके पास कोई है भी तो नहीं, अकेले कैसे करोगे, कैसे बनाओगे, कैसे खाओगे। लेकिन वो नहीं मानते हैं। कहते नहीं बेटा आप तुम मुंबई जाओ, मैं मध्य प्रदेश में जाकर अपने गाँव में ही शिफ्ट हो जाऊंगा। वहाँ गाँव जाते हैं, बहुत सारे दोस्त यार मिलते हैं। वहाँ मिलने के बाद अच्छे खासे उनके दिन गुजरने लगते हैं। दोस्तों सुबह टहलने जाते, उनका कुछ रूटीन बन गया था। टहलते वक्त कुछ यार दोस्त उनको मिलते, फिर अपने घर आते, नहाते धोते, नाश्ता पानी करके आराम से टीवी सारा दिन देखते रहते। दोस्तों धीरे धीरे करके 2-3 महीने ऐसे गुजर जाते हैं, लेकिन उनको अब एक एक पल काट खाने को दौड़ रहा था। कब तक टीवी देखें, कब तक टहलें। अब उनको कोई साथी की आवश्यकता थी। घर पे खाना बनाने के लिए उन्होंने एक मेट रख ली थी, सुबह शाम खाना बना देती थी, लेकिन कोई बात करने के लिए नहीं था। तो उन्होंने एक स्मार्टफोन खरीदा और स्मार्टफोन खरीदने के बाद फेसबुक चलाना शुरू कर दिया। फेसबुक चलाते हुए उनको एक दिन एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है एक लड़की की। फ्रेंड रिक्वेस्ट आने के बाद उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उससे चैटिंग शुरू कर देते हैं।
चैटिंग दोस्तों इस कदर शुरू हो जाती है, लगभग 2-3 महीने गुजर जाते हैं। अब इनका एक एक पल उसके बिना कटना मुश्किल था। दिन भर चैटिंग होती रहती, दिन भर बात होती रहती, हाल चाल होता रहता, कब खाया, कब पिया, क्या किया, क्या नहीं किया। तो इस प्रकार से समय उनका अच्छे से गुजर रहा था। दिनेश प्रताप सिंह को ऐसा लग रहा था कि अब मेरी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आ गया है जो हमारा हालचाल लेने वाला है और मुझसे दिल खुल के बात करने वाला है। हर तरह की बातें करते, अश्लील बातें हों, चाहे अच्छी बातें हों, चाहे खराब बातें हों। एक दिन वो लड़की जिसका नाम रंजना सिंह था, वो लड़की कहती है, देखो मैं कनाडा में रहती हूँ और कनाडा में मैं अपने अंकल के साथ रहती हूँ। मेरे माता पिता का देहांत हो चुका था, तो मेरी कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो कनाडा में मेरे अंकल है, उन्हीं के साथ मैं रहती हूँ और यहीं पर अपनी जिंदगी काट रही हूँ। तो कहते हैं दिनेश प्रताप सिंह मुझसे मिलने कब आओगे? तो कहती है ठीक है, मुझे दिल्ली में कुछ काम है, उस काम के जरिए मैं अगले हफ्ते दिल्ली आ रही हूँ, तो तुम भी दिल्ली आकर के मुझसे मुलाकात कर सकते हो। दिनेश प्रताप सिंह बहुत ही खुश हो जाते हैं, खुशी में झूमने लगते हैं कि चलो 3-4 महीने के बाद कम से कम मुलाकात होने वाली है। लड़की दिल्ली आती है, दिल्ली एयरपोर्ट दिनेश प्रताप सिंह पहुंचते हैं, उसको रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद बगल में होटल लेते हैं, होटल में जाकर दोनों लोग शिफ्ट हो जाते हैं। उस होटल में एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते दिनेश प्रताप सिंह उससे कह देते हैं कि आज मैं आपसे दिल की बात करने वाला हूँ। लड़की कहती है ठीक है, बिना झिझक आप दिल की बात कहिए, हमें कोई तकलीफ नहीं। कह देते हैं रंजना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। इतनी बात सुनते ही रंजना दिनेश प्रताप को दोस्तों गले लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है कि आज तुमने ऐसी बात कही है जो मैं कब से कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं पा रही थी, क्योंकि हमारे तुम्हारी उम्र में काफी फासला है। इतनी बात सुनने के बाद दोनों आलिंगन शुरू करना कर देते हैं। आलिंगन करते करते दोनों एक दूसरे में ऐसे खो जाते हैं जो कभी मिले ही ना हो, और कमरे में ही दोस्तों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। पहली बार संबंध बना रहे थे तो संजना झेल नहीं पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे उस बुढ़े ने अपनी पूरी ताकत जुनून दिखाया और कम से कम 3-4 बार संबंध बनाया। 3-4 बार काम करने के बाद पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद वहीं पर सो जाते हैं। लगभग 2-3 दिन गुजर जाते हैं दोस्तों। संजना कहती है देखो अब मैं यहाँ से चलना चाहूंगी, हमारा काम तय हो गया है। संजना फिर से फ्लाइट बैठती है और अपने घर कनाडा वापस चली जाती है। फिर कुछ दिन बात होती है, बात होते होते वो अचानक एक दिन बात करते करते रोना शुरू कर देती है। कहती है कि हमारे अंकल का देहांत हो गया है, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती हूँ। अब दिनेश प्रताप इतनी बात करने के बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। फिर लगभग 10 दिन तक उससे बात नहीं हो पाती है और ये बहुत छटपटाने लगते हैं, भटकने लगते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं कि कैसे बात हो, क्या करूँ क्या न करूँ। 15 दिन के बाद उसका फिर एक फोन आता है, बातचीत होती है, बहुत पसंद होते हैं और झूमने लगते हैं कि चलो किसी तरह बात तो हो पाई। वो कहती है मेरे अंकल का देहांत हो गया है, तो मैं किसी कागजों को लेने के लिए दिल्ली आ रही हूँ। दिल्ली आने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के बाद हमको वहाँ गवर्नमेंट में जमा करना है, जिससे उनकी सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। तो यदि मैं कुछ कागजात उनको न जमा करूंगी तो मुझे वो प्रॉपर्टी नहीं मिल पाएगी। तो ठीक, तुम चिंता ना करो, तुम ये दिल्ली आओ, हम तुम्हारा पूरा सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे और सारे कागज आपके बनवा देंगे। दोस्तों दिल्ली आती है, तो दिल्ली आती है और दिल्ली रिसीव करने पहुंचते हैं। इसी दरमियान किसी अननोन नंबर से दिनेश प्रताप सिंह के पास फोन आता है। कहता है, वो लड़की बोलती है संजना कि मैं संजना बोल रही हूँ। कहते हैं क्या हुआ? कहते हैं मैं एयरपोर्ट तो पहुंच गई हूँ, लेकिन मुझे कस्टम अधिकारियों ने पकड़ लिया है। मैं अपने साथ बहुत सारा सोना ला रही थी, क्योंकि घर पर मैं अकेली थी, चोरी हो सकता था, तो मैं साथ ला रही हूँ। अब कस्टम अधिकारी मुझसे पैसा मांग रहे हैं 50 लाख रुपए। जब तक ये मैं चुकाऊंगी नहीं तब तक मुझे छोड़ा नहीं जाएगा। दिनेश प्रताप सिंह कहते हैं तुम चिंता ना करो, हम सारा पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, अकाउंट नंबर भेजो। अकाउंट नंबर मिलने के बाद दिनेश प्रताप सिंह बिना देरी किए 50 लाख रुपए उसके खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। 50 लाख ट्रांसफर करने के बाद संजना छूट जाती है और छूटने के बाद दिनेश प्रताप से आकर मिलती है। बहुत खुश हो जाते हैं, होटल जाते हैं, 2 दिन रुकते हैं, एंजॉय करते हैं। उसके बाद संजना वापस फिर चली जाती है। वहां जाने के बाद इनका फोन स्विच ऑफ कर लेती है। 1 हफ्ते मुलाकात बात नहीं होती है। अब दिनेश प्रताप फिर बावले हो जाते हैं, कैसे बात हो, क्या करें। एक दिन फिर अचानक संजना का फोन आता है और फूट फूट को रोना शुरू कर देती है। कह देते हैं अब क्या हुआ? तो कहती है देखो मैं जो पेपर लाई थी उन पेपरों को देने के साथ साथ कुछ घूस भी देनी पड़ेगी। वो घूस अगर मैं नहीं दूंगी तो मेरी सारी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। तो कहते हैं कितनी? तो बोलती है 1 करोड़ रुपए।
अब 1 करोड़ रुपए दिनेश कहते हैं ठीक तो चिंता ना करो, मैं किसी न किसी तरह व्यवस्था करके आपको मैं 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करती हूँ, अकाउंट नंबर दीजिए। अकाउंट नंबर देने के बाद वो उनको 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देते हैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचने के बाद। 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने के बाद संजना का फोन बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है और फिर दोबारा फोन आता ही नहीं। अब ये उसका वेट करने लगते हैं, इंतजार करने लगते हैं, लेकिन 1 महीना बीत जाता है दोस्तों, कोई बातचीत नहीं होती है। अब ये परेशान हो जाते हैं, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और रोना शुरू कर देते हैं कि मुझे एक लड़की ने इस प्रकार से धोखा दिया। पैसे की हमें चिंता नहीं, लेकिन हमें को प्यार में धोखा मिला। अब इनका लड़का जो होता है राहुल, बहुत परेशान होता है कि पिता से बात नहीं हो पा रही है कि चक्कर क्या है। वो जब मध्य प्रदेश आता है तो देखता है कमरा बंद है, पिताजी अंदर रो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से रूम खोलता है, अपने पिता को समझाते हैं कि क्या है दिक्कत, क्या समस्या, क्या पैसा है, तो अपना सारा हाल बताते हैं। तो कहते हैं तुम चिंता ना करो, मैं पुलिस में जाकर आपकी एफआईआर कर देता हूँ उस लड़की की और सारा पैसा वापस आ जाएगा। कहते हैं नहीं, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे इस बात का दुख है कि लड़की ने मुझे धोखा दिया, मुझे पैसे की कोई चिंता नहीं। बेटा जब तक पुलिस में एफआईआर करने जाता है तब तक दिनेश प्रताप सिंह फांसी लगा लेते हैं और वहीं पर लटक जाते हैं। जब पुलिस वाले घर पहुंचते हैं तो एक सुसाइड नोट मिलता है, उसमें लिखा होता है इसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, अगर पुलिस संजना को पकड़ भी लेती है तो उसको बरी कर दिया जाए, उसकी कोई गलती नहीं है। ये फांसी मैंने स्वयं लगाई है। दोस्तों अपनी जिंदगी से वो परेशान हो चुके थे, अपने आप को बहुत कोस रहे थे कि मैंने ऐसा क्यों किया। इस प्रकार से दिनेश प्रताप सिंह इस दुनिया से अलविदा कर देते हैं और उनका बेटा राहुल दाह संस्कार करने के बाद चुपचाप मुंबई चला जाता है। दोस्तों कहानी सुनाने का उद्देश्य केवल आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था, किसी को हताश या परेशान करना नहीं था। आप लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें। इस तरह की कहानियां आजकल न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में ऑलरेडी पब्लिश हो रही हैं। आप लोग होशियार रहिए, कहीं भी किसी वक्त भी कुछ भी घटना हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को दिन विराम। नमस्कार, धन्यवाद।